मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी अभ्यास पुस्तिका का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नंबर है 11, वह है बीज गणित। अब आप लोगों के जीवन में गणित का एक नई विधा का श्री गणेश होने जा रहा है, और यह ऐसी विधा है जो आपके जीवन भर सबसे ज़्यादा अब आप यही प्रयोग करेंगे। हो सकता है 6 में थोड़ा कुछ कम करना पड़े, 7 में इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी, 8 में कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और फिर आगे की पढ़ाई में बीजगणित का बहुत व्यापक प्रयोग होता है, और इसके संबंध में अब हम लोगों को जानना है कि वास्तव में बीजगणित होता क्या है। अभी अब तक आप लोगों ने जो भी गणित पढ़ा है, जैसे अंकों का प्रयोग करके जो गणित हम लोग पढ़ते थे, जहाँ अंकों की संक्रियाओं क्रियाओं के विषय में हम लोग पढ़ते थे, वह अंक गणित कहा जाता है। अंक गणित के विषय में हम लोग पढ़े हैं। वैसे ही जहाँ बीमाओं का प्रयोग करके, बीमा मीन्स रेखाखंडों का प्रयोग करके, ये हुआ इत्यादि जो भी है, ये सब बीमा कहे जाते हैं। इन रेखाखंडों को बीमा भी कहा जाता है। तो इसके विषय में भी हम लोग कुछ पढ़े हैं, वह रेखा गणित के अंतर्गत आता है। अब जो नई गणित हम लोग पढ़ेंगे वह अलजेब्रा, इसको हिंदी में बीजगणित और अंग्रेजी में इसको अलजेब्रा कहते हैं। अब अलजेब्रा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी विशेषता यह होती है कि यह अंकों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, और अंकों के स्थान पर हम जिस अक्षर का प्रयोग करते हैं, वह चाहे हिंदी के अक्षर हों, चाहे अंग्रेजी के अक्षर हों, कोई भी अक्षर हो सकता है, और वह उसी प्रकार से समव्यवहार करते हैं जैसे अंकों का हम लोग प्रयोग किए हैं। अब अंतर यह है कि जहाँ जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 11 है, चाहे कोई भी अंक हो, 100 हो, 80 हो, 85 हो, 95 हो, 92 हो, उसका मान फिक्स है। उसका मान क्या है? निश्चित है। वह 92 है तो 92 है, वह 100 है तो 100 है, वह 10,01,000 है तो 10,01,000 है। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम लोग बीजगणित में हिंदी के क, ख, ग किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे ही अभी अब तक मान लीजिए व्यवहार में हम लोग हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं, और यही बहुतायत में हम लोग बोलते और पढ़ते और लिखते भी हैं। तो अब वैसे ही इसमें क्या है, A, B, C, D ये इत्यादि अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और इन अक्षरों को चर कहा जाता है। चर, वेरिएबल क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। इन अक्षरों को चर कहते हैं हम लोग, वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इन अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इनका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी मान इसका हो सकता है। इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ x + 9, ठीक।
कहीं कहीं x का मान 1 होगा, कहीं कहीं x का मान 2 होगा, कहीं कहीं x का मान 100 होगा। मतलब यह निश्चित नहीं है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि x का मान हमेशा हमेशा के लिए हमारी किताबों में, हमारी कापियों में एक निश्चित है, नहीं, वह प्रश्नानुसार चेंज होता रहता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चलने वाला, वेरिएबल कहते हैं, बदलने वाला। तो यह एक वेरिएबल है, इसको चर हम लोग कहते हैं। अब इसको चर कैसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आपकी किताब में भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें लिखा गया है। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की ही बात नहीं करते हैं, किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब अज्ञात राशियों के स्थान पर कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, जब अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में निश्चित रूप से आएगा। ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन पर संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ किया जा सकता है। चूँकि ये संख्याओं की तरह व्यवहार करते हैं, अतः जो संख्याओं के गुणधर्म हैं, इनके भी गुणधर्म वही हैं। इससे हम बीजीय व्यंजकों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनके गुणों के अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप, यह है 11.2। अभी तो हम लोग 11.1 भूमिका के विषय में बात कर रहे थे। और यह ऐसा सब्जेक्ट है बीजगणित, बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है। इसको जितना आप नीचे जाकर समझेंगे उतना ही आपको इसको पढ़ने में आनंद आएगा। अब माचिस की तीलियों का प्रयोग करके क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखें। इसमें आपकी किताब में दो मित्रों की बात हो रही है। एक मित्र है अमीना और दूसरा है सरिता। अमीना और सरिता, देखिए बहुत रोचक ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की किताब में इसको समझाया गया है। और मैं उसी के आधार पर पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस किताब को बार बार पढ़ेंगे तो इसकी अच्छी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। तो अमीना और सरिता दो मित्र हैं। ये माचिस की तीलियों से अंग्रेजी का एक अक्षर एल बना रही हैं। अमीना और सरिता, ये अमीना और सरिता ये दो मित्र हैं और माचिस की तीलियों से अंग्रेजी के एक अक्षर एल को बना रही हैं। अंग्रेजी का अक्षर एल क्या होगा? माचिस की तीली लंबी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है। उन्होंने क्या किया कि एक माचिस की तीली को ऐसे कर दिया, दूसरे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। तो ये क्या हुआ, हम लोगों का माचिस की दो तीलियों ने, एक तीली ऐसे, दूसरी तीली ऐसे, ये क्या बन गया? अंग्रेजी का एल बन गया। ठीक, फिर होता क्या है, दो मित्रों की बात क्यों आई है, आपको इसको थोड़ा समझाने के लिए आई है। तो मान लीजिए अमीना ने दो तीली लेकर के एक एल बना दिया। सरिता ने भी दो तीली लेकर के एल बना लिया। उसके मन में उत्सुकता आई कि यार और तीली कितना बन सकती है, तो उसने और कई तीलियों को, दो तीलियों को लेकर के एल बना दिया। फिर उसके मन में एक आवाज़ आई, उसके मन में एक बात पैदा हुई
कि आखिरकार मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 एल बनाने के लिए, इसको छोड़ दीजिए, 5 एल बनाने के लिए कितने माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया? 5 2 गुणते 5 2 गुणते 5 बराबर 10 तीली। अब मान लीजिए उसके मन में ये भी आए कि यार हमको 25 एल बनाना है। 25 एल के लिए क्या होगा? 25 एल के लिए क्या होगा? 2 गुणते 25 बराबर 50 तीली। मान लीजिए उसके मन में आए कि मैं 10 तीली 10 एल बनाऊं तो क्या होगा? 2 गुणते 10। क्यों 2 गुणते 10? क्यों? उसको 10 एल बनाना है और 1 एल को बनाने में माचिस की 2 तीलियों का प्रयोग हो रहा है। 1 एल बनाने में माचिस की 2 तीलियों का प्रयोग हो रहा है, तो 2 गुणते 10 हो जाएगा बराबर 20। तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि हमको जितने भी एल बनाने हैं, एल की संख्या, मान लीजिए एल की संख्या वह एल कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसके समक्ष उसके लिए एक निष्कर्ष यह निकल रहा है कि 2L, अब यह एल की संख्या चाहे जितनी हो, यह एल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एल माने जितने एल बनाने होंगे उसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, उतनी माचिस की तीलियाँ चाहिए। क्या चाहिए? उतने ही माचिस की तीलियाँ चाहिए। तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमको जितने एल बनाने होंगे उसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, उतनी माचिस की तीलियों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको 2L को उसने क्या कहा? उसने क्या लिखा? इसको लिखा उसने 2N। गणित की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। आप N की जगह L ही लिखिए, L की जगह A लिखिए, L की जगह B लिखिए, चाहे L को ही L रहने दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पर L की जगह अब N, थोड़ा गणितीय भाषा में इसको लाइए, L ये 2N, N मीन्स L अक्षर की संख्या, N किस चीज़ को डिनोट करता है? L अक्षरों की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर N बराबर 42 हो, मतलब 2 तो हमें चाहिए ही, 2 गुणा करूँगा तीलियों की संख्या के लिए और यहाँ पर 42 कर दूँ, मतलब हमको 42 एल बनाना है। क्या करना है? 42 एन बनाना है, एल बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 84। अच्छा, अब यहाँ पर एल न लिख करके इसको क्या लिखा गया? एन लिखा गया। 2N मतलब एल बनाने के लिए हमको माचिस की तीलियों की कितनी संख्या आवश्यकता पड़ेगी? 2N। अब N की जगह क्या होगा? N बराबर कुछ भी 1 2 3 4 असंख्य कुछ भी लिख लीजिए। असंख्य लिखेंगे तो उसमें 2 का गुणा करके अपना ये कीजिए। जितना एल बनाना होगा हमको उतने माचिस की 2 गुना तीलियों की आवश्यकता होगी और इसको हम लोग 2N से डिनोट करते हैं। हम देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको चर कैसे कहते हैं? यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 42 लिख दिया, मतलब इसका मान क्या है? चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। खूब आराम से इसके विषय में आप जान लीजिए। यह जो है चरों की संक्रियता के विषय में जो जिस गणित में पढ़ाया जाता है वह है
बीज गणित। यहाँ बीजीय व्यंजक का प्रयोग करके हम लोग गणित की पढ़ाई करते हैं, अतः इसको बीज गणित कहा जाता है। बीजीय व्यंजक इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उसमें क ख ग घ ABCD कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2L था, 2L को हटा करके 2L की जगह पर हमने L की जगह पर क्या लिखा, N लिखा। N की जगह पर A भी हम लोग लिख सकते हैं, A की जगह B भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जो परंपरा है वहाँ पर हमने 2N लिखा। अब आगे हम लोग देखें क्या है पढ़ना। अब माचिस की तीलियों से ही आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आपकी किताब में इस चीज़ को समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पर सारणी 1 में दिया गया है कि एक L के लिए 2, 6 के लिए 12, 7 के लिए 14, 8 के लिए 16 और डॉट 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 ऐसे कर दिया है। मतलब मान लीजिए 8 की जगह पर यहाँ 18 हो गया तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर आवश्यक तीलियों की संख्या 2L संख्या होगी। ठीक, ये मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। आइए सुविधा के लिए L के लिए अक्षर N लिखते हैं, जो अभी मैं बताया हूँ। ठीक, अब इसी चीज़ को ये इसमें समझाया गया है। अब एक चर की अवधारणा, एक चर की अवधारणा इसमें है 11.3 11.3 चैप्टर आपका। ये कह रहे हैं कि हमने L का एक प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम ज्ञात किया था। यह नियम क्या था? यह नियम था आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2N। जैसे हमसे कहा जाए कि 55L बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2N के आधार पर 2 गुणते 55 कर देंगे, बराबर 110 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये फिर आगे कहते हैं यहाँ N L के प्रतिरूपों की संख्या है और N के मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप आवश्यक तीलियों की संख्या भी बदलती जाती है। N चर का एक उदाहरण है, वेरिएबल का एक क्या है, उदाहरण है। N एक उदाहरण है, कुछ भी उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। इसका मान स्थिर नहीं है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा L 2L की जगह पर, L की जगह पर अथवा N की जगह पर 5 10 42 100 कुछ भी हो सकता है, मान उसका बदलता रहता है। यह कोई भी मान ग्रहण कर ले सकता है। हमने आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर N का प्रयोग करके नियम लिखा। शब्द चर का अर्थ है कि वह वस्तु जो विचरण करती है, क्या करती है, वैरी करती है, बदलती रहती है, अर्थात बदलती है। चर का मान स्थिर नहीं है, यह विभिन्न मान ले सकता है, जिसके विषय में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब माचिस के तीलियों के और प्रतिरूप, बहुत बढ़िया। या तो अभी हम लोग L बनाएं माचिस की तीलियों से। अभी तो मान लीजिए दो तीलियों का प्रयोग करके हम लोगों ने L बनाया। 2 तीलियों का प्रयोग करके और किस अक्षर को हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए A नहीं बनाया जा सकता, B नहीं बनाया, C D E भी नहीं, F भी नहीं, G H नहीं, I के लिए केवल एक, J के लिए 2 तीली का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य उदाहरण, जैसे यह J है तो 1 तीली ऐसे नहीं होगा, J के लिए भी हमको 3 तीली चाहिए, ऐसे और फिर ऐसे। K नहीं, L हो ही गया, M N O P Q R S
टी, टी के लिए दो तिलियों का प्रयोग किया जा सकता है। टी। यू के लिए नहीं, भी के लिए हो सकता है दो तिली, ऐसे और ऐसे। डब्लू नहीं, एक्स, एक्स के लिए भी दो तिली बन सकती है, दो तिलियों से एक्स। वाई, वाई ऐसे करके ऐसे किया जा सकता है। वाई से दो तिली से वाई भी बनाया जा सकता है, मान लीजिए थोड़ा पूरा नहीं होगा लेकिन बनाया जा सकता है, जेड नहीं। मतलब दो तिलियों से अंग्रेजी के इन प्रतिरूपों को बनाया जा सकता है, एल, टी, भी, एक्स और वाई। अब आई बात आगे सी, तीन तिलियों के प्रतिरूप देखिए, तीन तिलियों का। जैसे सी है, सी हम लोग ऐसे बनाते हैं, यह सी, तो इन्होंने तीली का प्रयोग करके ऐसे कर दिया। ये कंप्यूटर में देखेंगे ऐसे ही कभी कभी आता है, मतलब यह सी का एक प्रतिरूप है। इसको हम लोग यदि ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको सी पढ़ेंगे। इसमें कितनी तीलियां लग रही हैं, 1, 2 और 3। तो अब जैसे मान लीजिए यह सी, 1 सी हुआ, 2 सी हुआ, 3 सी हुआ, 4 सी हुआ, 5 सी हुआ, 6 सी हुआ, ठीक। 3 3 3 3 3 3। तो हमारे समझ में क्या रहा है, एक सी में कितनी तिलियां लग रही हैं, 3 लग रही हैं। तो 80 सी के लिए कितनी लगेंगी, 3 गुणते 80। 50 के लिए कितना लगेगा, 3 गुणते 50। 20 के लिए कितना लगेगा, 3 गुणते 20। मतलब वहाँ पर अब क्या है, जो वेरिएबल है वह चेंज होता रह रहा है, लेकिन 3 स्थिर रह रहा है। मतलब हमको सी के लिए, एक सी के लिए 3, 2 सी के लिए भी 6, 3 सी के लिए 9, 4 सी के लिए 12, 5 सी के लिए 15 और 6 सी के लिए 18, 7 सी के लिए 21। मतलब हमारे समझ में क्या आ रहा है, जितना सी हमको चाहिए उसके लिए हमको क्या चाहिए, 3n चाहिए, 3n तिल्ली चाहिए। कितनी तिल्ली चाहिए, 3n। n जो है 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना हमारी चाह होगी, जितनी हमारी आवश्यकता होगी, n वह बदलता जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। उसका मान कभी स्थिर नहीं होता है, वह हमेशा चेंज होता रहता है आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर ये 3n इन्होंने दे दिया है। फिर अब देखिए ऐसे ही यह 3 तिलियों से अंग्रेजी के कई अक्षर बनाए जा सकते हैं, उसके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे यदि आवश्यकता होगी तब। अब फिर एक यह कह रहे हैं 4 तिली का प्रयोग करके और कुछ ये बना रहे हैं। 4 तिली का प्रयोग करके ये F बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, F बना रहे हैं। देखिए तिली और उसकी संख्या केवल बीजगणित का विषय नहीं है। बीजगणित चूँकि प्रारंभिक अवस्था में आपको बताया जा रहा है, नहीं तो फिर अपने जीवन में आप कभी तिली का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन यह चूँकि गणित पढ़ाया जा रहा है इसलिए हो रहा है। जैसे यह है F, F के लिए 4 तिली चाहिए, 1 2, यह 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। F के लिए क्या चाहिए, 4 तिली चाहिए। मान लीजिए एक F के लिए 4 तिली चाहिए। 5 F के लिए कितना चाहिए, 4 में
5 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7f चाहिए, 4 में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे। मतलब क्या आ रहा है f के लिए, फॉर एफ ओनली, केवल f के लिए। और कोई अक्षर होगा उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ सामान्य ढंग से निकल कर आ रही है कि जितना f बनाना होगा, जैसे हमसे कह दिया जाए, मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं, एक को 10 बनाने के लिए दे दिया गया, दूसरे को 15 बनाने के लिए दे दिया गया, तीसरे को 20 बनाने के लिए दे दिया गया, चौथे को 25 बनाने के लिए दे दिया गया, और अगले को 30 बनाने के लिए दे दिया गया। और पूछा जाएगा कि तुमको अलग अलग कितनी तीली चाहिए। मान लीजिए 5-6 लोग हैं, एक को 5 बनाना है, दूसरे को 10, तीसरे को 15, चौथे को 20, पाँचवें को 25 और छठे को 30। इसको 5 एफ बनाना है, इसको 10 एफ बनाना है, इसको 15 एफ बनाना है, इसको 20 बनाना है, इसको 25 बनाना है और इसको 30 बनाना है। अब मान लीजिए एक ही आदमी से पूछा जाए कि ये बताइए कि इनको अलग अलग कितनी तीली चाहिए, तो वह सिंपल एक बात कहेगा। क्या कहेगा, भैया सबको जो है 4n तीली चाहिए। कितनी तीली चाहिए, 4n। अब यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो इसका मान 5 रखेंगे तो इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणते 5, क्योंकि उसको 5 एफ बनाना है। कितना चाहिए उसको, 20 चाहिए। दूसरे को 4 गुणते 10 चाहिए, उसको 10 एफ बनाना है। इसको कितना चाहिए, 40 का चाहिए। तीसरे को 15 बनाना है, इसको कितना चाहिए, 15n चाहिए। 4 गुणते 15 चाहिए, 4 गुणते 15 चाहिए। इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर इसको 20 चाहिए तो 4 गुणते 20 होगा, इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और तीसरे को 25 चाहिए तो 4 गुणते 25 कितना चाहिए, इसको 100 चाहिए। और छठे को 30 चाहिए तो 4 गुणते 30 चाहिए। अब इसको कितना हो जाएगा, 1/20। किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि ये बताइए इनको कितना तीली चाहिए, तो वो कहेगा भैया 4n, 4 गुना। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मान 5 हो गया, इसका मान 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। मतलब क्या कर रहा है, बदल रहा है। यह चर जो है चर की भूमिका अदा कर रहा है। यह वेरिएबल है, हमेशा बदल रहा है। अतः इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और f के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, 4n हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4n। मान लीजिए यह तो 25 है, उसको 99 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 गुणते 99। अब जो भी हो निकालिए, जो भी आपको आएगा निकालिए, 396 आएगा। मतलब लेकिन क्या हुआ, व्यापक एक नियम है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1055 एफ बनाना है, तो आप कहेंगे ठीक है, 4n सूत्र पर उसको लगा दीजिए। मतलब 4 गुणते 1055 कर दीजिए, जितना आएगा वह क्या हो जाएगा, तीलियों की संख्या हो जाएगी। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह चर की भूमिका निभा रहा है। मतलब वह चल रहा है, चलायमान है, यह हमेशा स्थिर नहीं है। जबकि 4 क्या है, यह स्थिर संख्या है, यह सदैव ही स्थिर रहेगा। एक प्रकार से वह अचर है, उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यह तो मान लीजिए f के विषय में हम लोग पढ़ें। फिर देखें क्या कह रही है आपकी किताब।
तो यहाँ पर एफ सी के लिए 3n हुआ, एफ के लिए क्या होगा 4n होगा। अब यह जो है तीलियों के बनाए जाने वाले वर्णमाला के अन्य अक्षरों और आकारों के बारे में सोचिए। उदाहरणार्थ यू, भी, त्रिभुज, वर्ग इत्यादि, कुछ भी ये कर सकते हैं। अब है चरों के उदाहरण। चरों के उदाहरण ये कह रहे हैं कि चर में जो है, चर का मतलब यह नहीं है कि केवल हम लोग n ही लिखेंगे, नहीं, यह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ABCDEFGH क ख ग घ, जो मन में आवे सो लिखिए आप। ये कह रहे हैं ये 11.5 पॉइंट है चरों के और उदाहरण। हमने एक चर को दर्शाने के लिए अक्षर n का प्रयोग किया है। राजू पूछता है यम क्यों नहीं? n में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा है, एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर m, l, x, p, y, z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता है। उदाहरणार्थ संख्या 5 या संख्या 100 या कोई अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं है। क्या है? यह स्थिर है। यह क्या है? पहले ही मैं बता चुका हूँ कि उसका मान निर्धारित है, स्थिर है, निश्चित है। इसी प्रकार त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान क्या है? स्थिर है। त्रिभुज में 3 ही कोण होंगे, चतुर्भुज में 4 ही कोण होंगे, पंचभुज में 5 ही कोण होंगे। यह एक चर नहीं है। एक चतुर्भुज के कोणों की संख्या 4 स्थिर है, यह भी एक चर नहीं है, मतलब वह बदलने वाला नहीं है। परंतु उपरोक्त उदाहरणों जो हमने देखे हैं में n एक क्या है? चर है। यह विभिन्न मान 1, 2, 3, 4 सोआन कुछ भी ले सकता है। अब यह तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये पुस्तिका वही 5 रुपये, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों की बात करते हैं। एक फिर नीचे एक उदाहरण ये दे रहे हैं कि एक उत्तर पुस्तिका का मूल्य 5 रुपया है। 2, 3, 4, 5 मित्र जाते हैं बाज़ार में, कोई 4 खरीदता है, कोई 5 खरीदता है, कोई 8 खरीदता है, कोई 12 खरीदता है। उत्तर पुस्तिका का मूल्य है, उत्तर पुस्तिका का मूल्य, उत्तर पुस्तिका का मूल्य 5 रुपये है। ठीक, कितना रुपया है? 5 रुपया है। अब मान लीजिए कोई 5 उत्तर पुस्तिका खरीदता है, कोई 8 खरीदता है, कोई 12 खरीदता है, कोई 14 खरीदता है, कोई 18 खरीदता है। भाई जिसको जितनी आवश्यकता होगी वह खरीदेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या एक सामान्य नियम निकाल सकते हैं? यह 5 रुपया है तो 25 रुपया देगा। यह 8 है, उसको 8 चाहिए तो 8 पाँचे 40 रुपया देगा। यह 12 है तो 12 पाँचे 60 देगा। यह 14 है तो 14 पाँचे 70 देगा। यह 18 है तो 18 पाँचे 90 देगा। मतलब हम लोग एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि ये उत्तर पुस्तिका जब 5 रुपये की है तो n उत्तर पुस्तिकाओं के लिए क्या हो जाएगा? n उत्तर पुस्तिकाओं के लिए क्या हो जाएगा? 5n। चाहे कुछ भी हो जाए, n की संख्या हजारों हो जाए, उतना रुपया चाहिए सामान्य ढंग से। भाई आप याद जान लीजिए, आपको जितना चाहिए 5n कर दीजिए। मतलब n मतलब जो आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है, जितना आपको चाहिए। आपको n चाहिए। n का मतलब क्या? n का मतलब 1, n का मतलब 2, n का मतलब 3, n का मतलब कुछ भी। जो आपकी चाहत है वह n है। क्या है? जो आपकी चाह है वह n है। और उस चाह में 5 का गुणा कर दीजिए
उतना रुपया n के लिए, उतनी संख्या के लिए जो आपकी चाहत है उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो यह उत्तर पुस्तिका के विषय में है। अब एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि जैसे दो लोगों के पास धन है, एक के पास सदैव दूसरे से 10 रुपया अधिक रह रहा है। मान लीजिए राम और मोहन दो मित्र हैं। यदि राम के पास 10 रुपया रहता है तो इसके पास 20 रुपया रहता है। मतलब हमेशा यदि इसके पास 30 रुपया है तो इसके पास 40 रुपया है, इसके पास यदि 50 है तो इसके पास 60 है। मतलब एक सामान्य चीज़ निकल कर के आ रहा है कि यह जितना ये बढ़ता चला जाएगा, यदि इसके पास 10 है तो इसके पास 20 है, इसके पास 20 है तो इसके पास 30 है, इसके पास 30 है तो इसके पास 40 है। हम लोग कहानी पढ़े होंगे कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कि सामने वाला, जैसे बाली के लिए, कि जो भी तुमसे लड़ेगा, जो भी तुम्हारे सामने आएगा, उसका बल तुमसे आधा हो जाएगा। तो एक बात है, उदाहरण दिया जा रहा है। मतलब क्या है, यदि राम के पास 10 है तो इसके पास 20, इसके पास 20 है तो इसके पास 30, इसके पास 30 है तो इसके पास 40। यदि राम के पास 1000 है तो इसके पास 1010 रहेगा। क्यों? हमेशा इससे 10 रुपया अधिक रहेगा। राम से मोहन के पास 10 रुपया हमेशा अधिक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल सूत्र हमको देती हैं x + 10। मतलब यदि राम के पास x रुपया है तो मोहन के पास x + 10 होगा। अब जैसे मान लीजिए इनके पास 1 लाख है तो इसके पास 1,10,000 रुपया होगा। यह x का मान हमेशा क्या होगा? बदलता रहेगा। यह चर है। यदि इसके पास 10 करोड़ है तो इसके पास 10 करोड़ 10 रुपया रहेगा। यह जो भी रूप लेगा उससे +10 होगा। अब एक चीज़ और उसमें नीचे समझा रहे हैं कि इसको भी, इसका अंतर समझ लीजिए। यह x + 10 की बात है। क्या है? x + 10 की बात है। यह x + 10 है, 10x नहीं है। x + 10 है, 10 + x नहीं है। x + 10 का मतलब कि x में 10 जोड़ा गया है। 10x का मतलब क्या होता है? 10 में x का गुणा किया गया है। ठीक? अच्छा, यह तो प्लस वाला हो गया। मान लीजिए कि ये भी हो कि राम के पास जितना रुपया होगा, मोहन के पास उससे 20 रुपया कम रहो, 10 रुपया कम हो, 1 रुपया कम हो। मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो यदि राम के पास 10 रुपया है और इसके पास मान लीजिए इससे 10 रुपया कम है तो इसके पास 0 है। ठीक? हमेशा इसके पास 10 रुपया कम रहता है। यदि इसके पास 20 रुपया है तो इसके पास 10 रुपया है, माने 10 रुपया कम। इसके पास 30 रुपया है तो इसके पास 20 रुपया है।
इसके पास 40 है तो इसके पास 30 है। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि x + 10, यहाँ मैंने बताया आपको x + 10, लेकिन यहाँ निकल कर के क्या आया सूत्र, x - 10 आ गया। यहाँ x + 10 था पहले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में क्या आ गया, x - 10 आ गया। तो यह कुछ भी हो सकता है। मतलब अब यहाँ पर देखिए क्या है, यह जोड़ है, बीजी व्यंजक में जोड़ का उदाहरण है, और यह क्या है, घटाने का है। तो यह सारी संक्रियाएं होती रहती हैं, सारी संक्रियाएं क्या हैं, होती रहती हैं। जैसे यह तो मान लीजिए गुणा और भाग, गुणा का देख ही लिए, 2n 3n 5n। फिर अब जैसे मान लीजिए जितने, जब मान लीजिए कुछ फल है और हर बालक को, एक आदमी को, चाहे एक बालक को 2 आम देना है, फलों की टोकरी में आम हो, जितना भी आम हो उसमें से प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को 2 आम देना है। तो आप क्या कहेंगे, मान लिया टोकरी में कितना है, x आम है, ठीक, और अब इसको जो है 2-2 आम करके बांटना है, तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 आम है, 2-2 करके देना है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लीजिए 50 आम है, तो 50/2 25 आम। भाई आप ले करके बांट रहे हैं, लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं, 2-2 आम निकाल कर दे रहे हैं। मान लीजिए 100 आम आपने बांट दिया, वहाँ आपकी टोकरी ख़त्म हो गई, 50 लोगों को आपने दिया, फिर दूसरी टोकरी लेंगे, तीसरी टोकरी लेंगे। मतलब यह, इसका उदाहरण हम लोगों के जीवन में आता रहेगा। अब इसके बाद हम लोगों को, आप लोगों का इस चैप्टर का एक्सरसाइज 11.1 है, इसको हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।